हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कमेटी। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन बने हुए थे अपना जब देश आज़ाद हो रहा था 1947-48 के टाइम पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कमीशन कौन से सन में बने थे। और कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी भी बनी थी दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए बता दूं, ये कंटेंट मैंने लक्ष्मीकांत की बुक से लिया है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, बड़े बड़े कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार और एसडीएम सब कुछ बनते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद। इसलिए ईमानदारी से पढ़ लेना, बिल्कुल फोकस हो जाना। आई गारंटी यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, पूरी वैल्यू दूंगा, पूरी 120% ताकत लगा दूंगा विराट कोहली की तरह, और आपको वैल्यू दूंगा दोस्तों। ये गौरव तिलथिया का वादा है। आप भी बिल्कुल योद्धा बन जाओ और कुछ सीख कर जाना। चलो पहला वर्ड देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है धार कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन विच ईयर। दोस्तों धार कमीशन एक इंपॉर्टेंट कमीशन है जो कि 1948 में बन गया था। मैंने ट्रिक ऐसे बना ली थी कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और उसके एक साल बाद ही भैया इंपॉर्टेंट एक धार कमीशन बन गया था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और दोस्तों ये काय से रिलेटेड था, इसमें क्या भाषा के आधार पर कुछ बातें हो रही थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उससे रिलेटेड था ये। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एक और कमीशन बना था 1948 में, तो दोनों बात रखना। इसको बोलते दोस्तों जेपीबी कमेटी, जेपीबी कमेटी। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप कितने बड़े योद्धा हो, कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करते हो। जे का क्या मतलब है, पी का मतलब क्या है, वी का मैं अभी 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन मतलब नहीं निकलेगा। आप थोड़ा गूगल पर कष्ट करना और लिखना कि जेपीबी कमेटी क्या थी दोस्तों, तो नाम भी आ जाएंगे, बंदों के नाम है दोस्तों ये, तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, कल के दिन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेपीबी कमेटी बनी थी 1948 में। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फैजल अली कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, है ना, ऑफ लिख दिया मैंने गलती से, इन विच ईयर। तो फैजल अली कमीशन कब बना था दोस्तों, ये बिल्कुल, ये भी पॉलिटी की बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है, स्पष्ट क्वेश्चन सीधे सीधे छपेंगे कि भाई साहब फैजल अली कमीशन कब आया था दोस्तों। ये 1953 में, 1953 में आया था। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1956 में आया या 53 में, इसलिए फैजल अली कमीशन 1953 में आया। ये आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने कंटेंट बनाया है। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इन विच ईयर। तो दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आ गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। 1956 में दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। क्यों आया था दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, थोड़ा इसको बंद कर दूँ इंटरनेट, वरना बार बार मैसेज आएंगे, है ना। देखो क्या हुआ था दोस्तों, 1953 में एक बहुत खतरनाक चीज़ हुई थी। क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश जो अपना है ना, आंध्र प्रदेश, इसका गठन हो गया था। ये मद्रास से टूट के आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले बोल रहे थे भैया हमारी भाषा अलग है ना, हम जैसे कुछ कन्नड़ वन्नड़ तेलुगु कुछ कुछ बोलते हैं, तो हमारी जो भी भाषा है हमको अलग बना दो। तो आंध्र प्रदेश अपनी भाषा के आधार पर अपने आप में एक अपना राज्य खुद का बन गया। तो सब लड़ मरे, बाकी के जितने राज्य थे 28 के 28 जितने भी थे, तो वो लड़ मरे कि भैया हमें बनाओ। इस चक्कर में क्या हुआ, हो हल्ला मच गया और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ, भाषा के आधार पर फिर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा। फिर भैया केरल अलग बन गया, मध्य प्रदेश अलग बन गया, महाराष्ट्र अलग बन गया, है ना, कर्नाटक अलग बन गया। तब 1956 के बाद बने सारे के सारे। ठीक है, इसलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, 1956 में। करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि 1956 में जितना मुझे पता है मध्य प्रदेश बन गया था अपना, कर्नाटक बन गया था, है ना, 2 तो मुझे याद है, बाकी के मैं अलग से बता दूंगा आपको कि कौन कौन से कब बने थे। ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, लूसेंट में मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको। लूसेंट बुक में साफ साफ लिखे हैं कि कौन सा स्टेट, मतलब गोवा कब बन गया था, कर्नाटक कब बन गया था, महाराष्ट्र कब बन गया था, गुजरात कब बन गया था, सब कुछ सन लिखे हैं, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा ये, है ना। अभी इतना ध्यान रखिए, करोड़ वाली बात यही है, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। ओके, 5वां देखो दोस्तों, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस 1956 के टाइम पे 28 राज्य नहीं थे, मैं गलत बोल दिया था मैंने। 1956 के टाइम पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश शासन का एमपीपीएससी का पेपर होता है। ये एमपीपीएससी में 2021 में ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि 1956 के टाइम पे कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी थी। तो मैंने फटाफट बिल्कुल टिक लगा दी और धूम मचा दी थी, क्योंकि 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी मुझको अच्छे से याद था, मैंने किया था, ईमानदारी से पढ़ाई करी थी, तो टिक लगा दिया था। और जो जिसको मैं पहचानता हूँ, जो मेरे दोस्त लोग थे, मैंने उनसे पूछा क्यों भाई तुमने लगाया कि नहीं, उनका गलत हो गया था, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी थी, है ना। जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ डंके की चोट पर आंसर करके आएगा वो। 6वां देखो, हाउ मेनी टाइम्स
प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड, क्या क्वेश्चन दोस्तों, ये 10 करोड़ का क्वेश्चन है। करोड़ों में इसलिए बात करता हूँ दोस्तों, उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, और ज़िंदगी में मुझे भी करोड़ों में खेलना है, इसलिए मैं हर वक्त करोड़ों की बात करता हूँ। तो अफर्मेशन करता हूँ कल के दिन करोड़ों में अपन खेलेंगे। लेकिन अभी देखो यहाँ क्या कहानी चल रही है। क्वेश्चन एक आएगा धमाकेदार वाला कि भैया अपने संविधान में प्रीएम्बल, जो अपना प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं शायद, तो प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, ये 25 करोड़ का क्वेश्चन है। सिर्फ एक बार, वन टाइम, एक ही बार अपना प्रीएम्बल, जब से अपना संविधान बना है, एक ही बार उसमें संशोधन हुआ है, एक ही बार उसमें अमेंडमेंट हुआ है, इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखोगे। कब हुआ था ये? 42nd अमेंडमेंट 1976 के टाइम पे। ये मैंने कैसे याद रखा दोस्तों, 42nd को कैसे लिखते हैं, 42nd में 4 + 2 कर दूंगा तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, इसलिए 1976 मुझे 6 वाली सीरीज याद रही, इसलिए 4 + 2 6 बोले तो 1976, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम पे। ओके, सातवां देखो दोस्तों, हाउ मेनी वर्ड्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। ये दोस्तों अलग से मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया अपनी लैंग्वेज में लिख के, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ये क्वेश्चन मतलब पूरा स्टेटमेंट में एक पेज में ऐसा लिखा हुआ था, मैं आपको फोटो भी खींच के दिखा दूंगा बाद में, लेकिन देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया ये कि कितने, ये सच बात है, हाउ मेनी वर्ड्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। तो अपनी प्रस्तावना में कौन से वो 3 वर्ड जोड़े गए थे, 3 वर्ड कौन से थे, इसीलिए तो ये बोल रहा है। एक बार जो अमेंडमेंट हुआ था ना, तो अमेंडमेंट में क्या हुआ था, यही तो हुआ था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। थोड़ा कलर करता मोटा ताकि मजा आए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, बहुत भूलता हूँ मैं, SSI तरीके से मैंने इसको याद कर लिया, ठीक है। ISI नहीं बोल सकता क्योंकि डबल S लिखा है, तो ऐसा लिख लो, है ना, SIS, सिस्टर होती है ना अपनी सिस्टर, तो SIS वाला इस तरीके से याद रखना। कौन से वर्ड यूज हुए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, याद रखना दोस्तों। किसी को लगता है स्लो जा रहा है, 2 की स्पीड कर ले, रॉक करके खतरनाक तरीके से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा जिनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ अच्छे से, जिसको आराम से पढ़ना है, कुछ सीखना है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम ड्यूरिंग विच अमेंडमेंट एक्ट। ये और करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, सारे करोड़ों वाले, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों, एक अपने क्या होते थे पहले, अपने 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 में से आप कितने बचे दोस्तों? 6 बचे। तो एक वो कौन सा हट गया था? तो यही वाला तो हटा था दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी को ही तो हटाया था अपनी सरकार ने। कब हटाया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के टाइम पे हटाया था। अब अच्छे समझाता हूँ, ट्रिक क्या है इसकी। 44 लिखते हो तो 4 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, इसलिए 1978 मुझे 8 वाली सीरीज याद रही, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मुझे याद हो गए। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के टाइम पे ये हुआ था। ये दोस्तों एक अलग से मुझे बात याद आ गई, मैंने लिखा नहीं लेकिन बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, कल के दिन क्वेश्चन आ सकता है। ये किसके कहने पे ये अमेंडमेंट आया था, ये राइट टू प्रॉपर्टी किसके कहने पर हटी थी? तो उस टाइम पे दोस्तों मोरारजी, मोरारजी देसाई नाम के बंदे की सरकार चल रही थी। उस बंदे के कहने पे राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया अपने फंडामेंटल राइट्स में से। तो इतना ध्यान रखिएगा, एक जो मोरारजी देसाई नाम का दादा था, उसकी वजह से उसने कहा था, तब जाकर राइट टू प्रॉपर्टी हटा था, इतना याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटाया था। अपने 7 फंडामेंटल राइट थे, फटाफट सुन लो। क्या होता था कि अपने, मान लो मैं हूँ, मेरा नाम गौरव तिल थे, मध्य प्रदेश में मेरा बढ़िया से घर बना है, शानदार, अभी बना बढ़िया सा। तो अब सरकार को मान लो मेरे घर के ऊपर से रोड बनानी, ओवरब्रिज बनाना है, तो सरकार बार बार मुझसे बोली, गौरव भाई ये काम करो, अब तुम्हारे घर तोड़ेंगे हम, रोड बनाएंगे, यहाँ ये बनेंगे। तो मैं उनसे बहस कर रहा हूँ कि अरे सरकार जी कैसे मना कर रहा हूँ, ये मेरे दादाजी ने खरीदी थी, मेरे पापा ने खरीदी थी, मैं कैसे बेच सकता हूँ, मैं इमोशनल हो रहा हूँ ज़्यादा। तो भैया सरकार परेशान हो जाएगी, कैसे कैसे दुनिया में 1760 गौरव हैं, कौन कौन से भीख मांगेंगे भैया कि तुम्हारी ज़मीन हमको दे दो, यहाँ से रोड ब्रिज बनाएंगे। तो सरकार ने सोचा कि एक एक बंदे से भीख मांगने से अच्छा है सीधा राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट अपन ने जनता जनार्दन को दिया है, उसको ही हटा देते हैं। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हटा देंगे फिर किसी के बाप की दम नहीं है। अब क्या हो चुका दोस्तों, अब भले ही मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बढ़िया ताजमहल घर बनाया मैंने शानदार, लेकिन कल के दिन अगर सरकार को रोड ब्रिज कुछ बनाना है तो मुझसे ज़्यादा पूछेगी नहीं, मुझसे बस बोलेगी गौरव भाई राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका कोई हक नहीं है, आपको बस हम जितना आपका रेट चल रहा है घर का, मान लो आपका घर 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ लो और चलो पतली गली से निकल लो। मैं कुछ बहसबाजी नहीं कर सकता, ना कोर्ट केस कर सकता हूँ, ना किसी से दया याचना कर सकता हूँ, मुझको 1 करोड़ लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब भीख मांगने वाला काम नहीं है, सीधा डंके की चोट पर बोल दिया कि ये अपने पैसे पकड़ो भाई जितना रेट चल रहा है, और ये जगह छोड़ो, हम यहाँ से रोड बनाएंगे। इसलिए भैया सरकार ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था। कब हटाया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के टाइम पे मोरारजी देसाई नाम के बंदे की सरकार थी, उसके कहने पर। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। चाहो तो लूसेंट की बुक खोलो दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम यही दिखने वाला है आपको, क्योंकि वहीं का कंटेंट है। अब देखो,
अब एक और बात है करोड़ों रुपए की, करोड़ों वाली खुद देख लो। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल। भाई साहब राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को हटा तो दिया, लेकिन कहाँ लीगल राइट दे दिया उसको लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के अंदर। तो क्वेश्चन ये बनेगा धमाकेदार वाला कि भाई साहब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा तो दिया था अपन ने फंडामेंटल राइट से, लेकिन लीगल राइट कब बनाया था, कौन से एक्ट के अंदर, कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 300A के तहत अपन ने राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया था। फंडामेंटल राइट अब नहीं बचा, वो अब सिर्फ लीगल राइट है अपना। हल्का सा अधिकार है जिसमें अपनी दम नहीं है कि अपन सरकार से बगावत करें, सिर्फ नॉर्मल सा राइट है जो कि 300A के अंदर आता है। और अगर गहरा क्वेश्चन किसी को बनाना है, बिल्कुल देखना है कितना बड़ा कोई योद्धा है, तो वो पूछ लेगा कि कौन से पार्ट के तहत ये लीगल राइट बना है। तो अंडर पार्ट 12 के तहत ये आर्टिकल 300A बना हुआ है जिसको लीगल राइट का दर्जा मिला है ना दोस्तों। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। मेरा गोल यही है कि अगर मैंने आपके चेहरे पे स्माइल ले आया, अगर मैंने आपको वैल्यू दे दी, अगर आपको कुछ सीखने को मिल गया, आपका टाइम इस्तेमाल हो गया ना, तो गौरव तिलतिया का वादा पूरा हो गया और मेरे को दिल में बहुत सुकून मिलेगा। मुझे बहुत हेल्प करना है और मुझे कंट्रीब्यूट करना, मुझे फेमस भी होना है, मुझे बहुत बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरा स्वार्थ इतना सा है दोस्तों कि मुझे ज़िंदगी में नाम बनाना, फेमस होना है ना, और मुझे अच्छा भी लगता पढ़ाना, तो दोनों काम हो रहे हैं। मैं हेल्प भी कर पा रहा हूँ और फेमस भी हो रहा हूँ। तो मुझे फेमस होना है, इसलिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, और लगता है कोई अच्छा बंदा है तो उसको शेयर जरूर करिए दोस्तों, उसको भी हेल्प मिलेगी, उसके चेहरे पर स्माइल आएगी कि आप उस बंदे की भी केयर करते हो। कभी हेल्प करके देखो दोस्तों, अच्छा लगता है। जेन्युइन बंदे की हेल्प करना, फर्जी लोगों की नहीं, ठीक है। चलो 10 बात देखो दोस्तों, व्हाट इज आर्टिकल 32। ये दोस्तों साफ साफ लूसेंट की बुक में लिखा है आर्टिकल 32 क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रिट को जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट। दोस्तों अपनी रिट होती है, रिट मतलब क्या होती है, अपने कुछ अधिकार होते हैं। अगर क्या होता है, अगर कोई SC और ST बंदों को के साथ कोई भेदभाव कर रहा है, कोई उनसे बोल रहा है कि भैया हम तुम्हारे घर में नहीं घुसेंगे, तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे घर में खाना नहीं खाएंगे, भेदभाव करते ना, तुम हमारे साथ मत रहो, तुम हमारे साथ में मत घूमो, है ना, डिस्क्रिमिनेट अगर कोई कर रहा है ना, तो इनका क्या हो रहा है, इनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इनका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, SC ST वाले बंदे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास सामने खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब, मतलब कोई बोलेगा हमारे चिंटू नाम का बंदा है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो कर रहा है सॉरी दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर देती, खतरनाक वाली रिट। मैं बताऊंगा दोस्तों 5 टाइप की होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आप इत्मीनान से समझ पाएं, ठीक है। सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, है ना, मैंडेमस, इस तरीके की होती है, मैं बताऊंगा आपको। अभी बस इतना ध्यान रखिए, आर्टिकल 32 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स अगर खत्म हो रहे हैं और वो बंदा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया कि भाई साहब हमारे फंडामेंटल राइट्स पे बहुत दिक्कत आ रही है, लोग हमारी सम्मान नहीं कर रहे हैं, लोग हमें भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट है अपना अच्छे से रहने का, इस तरीके का, तो अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर देती है उस सामने वाले बंदे पे जो कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ओके, एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आर्टिकल 32 को अपने अंबेडकर जी ने, जो कि अपने BR अम्बेडकर थे ना, उन्होंने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32 को। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है, आर्टिकल 32 को। ध्यान रखिएगा, बुक का कॉन्टेंट है, आप बुक ही पढ़ रहे हो। ओके, 11 देखो दोस्तों, मेरी सांस फूल गई, मेरे को प्यास लग रही, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा, फिर वीडियो बंद करेंगे, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट बात है, एक मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर। दोस्तों ये भी लूसेंट की बुक में लिखा है, मैं आपको फोटो खींच के बता दूंगा, कल चाहो तो मैं नया वीडियो बनाऊंगा, बता दूंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ाया। मंडल कमीशन दोस्तों कब अपॉइंट हुआ था, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1979। मेरे दिमाग में ये चल रहा था ये 1949 तो नहीं था कहीं, फिर मैंने अच्छे से देखा पुत्र, और मैंने कहा गौरव भाई तुम ही भूल रहे हो तो कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, 1979 था। तो मतलब देखो मैं भी भूल जाता हूँ, कोई भगवान नहीं है, इसलिए अपने को रिपीटेशन करके याद रखना पड़ेगा। 1979 में क्या हुआ था, मंडल कमीशन आया था, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, लास्ट वाला देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 52 क्या होता है, ये भी मैंने बुक से लिया है लूसेंट की, है ना। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, सब बराबर है, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो डिटेल में मिलेगा, लूसेंट पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी, लेकिन लूसेंट भी सफिशिएंट है। लक्ष्मीकांत वो लोग पढ़ते हैं जिनको सच में IAS बनना, UPSC क्रैक करना, उनको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ता है, बाकी लूसेंट से पूरा काम हो जाएगा। तो आर्टिकल 52 में क्या दोस्तों, प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में बात करी गई है। तो दोस्तों मैंने एक आर्टिकल बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने याद कैसे किया था इसको,
अपना प्रेसिडेंट के बारे में बात चल रही है ऑफिस के, तो अपना प्रेसिडेंट क्या होता है, अपने देश का राजा होता है। तो मैंने ट्रिक बनाई थी कि आर्टिकल 52 मतलब 52 पत्ते, अपने जो ताश के पत्ते होते हैं ना तो दोस्तों, तो अपना प्रेसिडेंट इतना बड़ा राजा है कि 52 के 52 पत्ते उसी के पास है। वो चाहे तो इक्का यूज़ करे, वो चाहे तो बादशाह यूज़ करे, वो चाहे तो बेगम यूज़ करे, वो चाहे तो जोरू को गुलाम यूज़ करे। 52 के 52 पत्ते अपने किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से मैंने याद किया था दोस्तों। अभी तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा जिसमें प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल मैंने इंपॉर्टेंट वाले 52 से लेकर 60 तक, बिल्कुल 61 तक बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। ज़रूर देखिएगा अगर ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, कुछ सीखना है, कुछ वैल्यू चाहिए हो तो, और आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, सिंसियर बंदे है ना, और नॉर्मल भी कर लेना, ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। और सब्सक्राइब अभी भी नहीं करना, लाइक भी नहीं करना। वीडियो पसंद आए, देखो दोस्तों मैंने ईमानदारी से पढ़ा दिया, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ लगा कि यार गौरव तिलथिया ने वैल्यू दी है, तो ही लाइक करें, तो ही सब्सक्राइब करें, तो ही शेयर करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में बता दें गौरव भाई क्या गलती करी तुमने, मैं और इंप्रूव करूंगा, फिर धमाकेदार तरीके से आऊँगा, फिर डंके की चोट पे आपसे मांगूंगा लाइक्स, व्यूज़ और शेयर, सब कुछ मांगूंगा, लेकिन कुछ प्रूव करने के बाद। अगर अभी अच्छा लगता है, अभी मैंने वर्थवाइल कुछ किया है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों 100% बिल्कुल 120% तो विराट कोहली की तरह, विराट कोहली कहता है अगर मैं 120% दे रहा हूँ तो मुझे किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं। तो आप भी विराट कोहली की तरह 120% दो, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, फिर देखो कैसा आपका नाम चलता है। मैं भी दोस्तों ये बिलीव करता हूँ कि मैं भी 120% हर दिन दूँ और कंटिन्यू 10-15 साल तक मैं देने वाला हूँ। मैंने एक दृढ़ संकल्प किया है, क्योंकि मुझे करोड़ों में खेलना ना, तो 10-15 साल तक बहुत मेहनत करने वाला हूँ मैं, तब जाके मेरा लेवल बनेगा। मुझे पता है कम से कम 15 साल और लग जाएंगे अभी, लेकिन अपन नाम बनाएंगे। तो आप भी बहुत मेहनत करो, आपका टाइम आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। सारी चीज़ें देख लेना, जो कुछ है सब ज्वाइन कर लेना, धन्यवाद।